Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। हमने पढ़ा कि भारत में संविधान सभा की मांग कब की, किसने की और कहां से स्टार्ट हुई। आपको बताया कि 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद में संविधान सभा की मांग की, उसके बाद अंग्रेजों ने उस पर सहमति दी, उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, वो असफल हो गया। उसके बाद हमने कल टॉपिक छोड़ा अपना कैबिनेट मिशन। तो आज का अपना टॉपिक है कैबिनेट मिशन। बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन यह क्या है और कब और क्यों और किसने भेजा। बात करते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान। तो कैबिनेट प्लान मैंने आपको बताया था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया, उसके बाद 1945 में क्या हुआ था, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और नई सरकार बनी। उस बार सरकार बनी लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी की सरकार के पीएम बने क्लीमेंट एटली। पीएम बने क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। क्लियर। इन्होंने कहा कि भारतीयों को आजादी दे दी जाएगी सरकार बनने से पहले। फिर इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में जैसे अपने भारत में आज दो सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार ब्रिटेन में दो सदन हैं। पहला है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये अपने लोकसभा के है। इसमें 14 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946 को एक विधेयक पारित किया, एक विधेयक पास किया। उस विधेयक की दो शर्तें थी। पहला कि भारतीयों को आजादी दी जाएगी, भारतीयों को आजादी, भारतीयों को आजादी। और दूसरी बात इसमें थी कि संविधान सभा की स्वीकृति, संविधान सभा की सहमति, संविधान सभा की स्वीकृति, स्वीकृति। तो क्या किया एटली साहब ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन में 14 मार्च 1946 को, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन को पारित कब किया गया, 14 मार्च 1946 को। और उसके उद्देश्य क्या थे, भारतीयों को आजादी और संविधान सभा की स्वीकृति। तो यहां से एक मिलता है कैबिनेट मिशन और कैबिनेट प्लान, उसे हम कहेंगे कैबिनेट मिशन या उसको हम कहेंगे प्लान। ये 14 मार्च 1946 को वहां के हाउस ऑफ कॉमन में पारित किया गया, भारतीयों को आजादी और संविधान सभा की स्वीकृति। अब अगर कोई पारित विधेयक करते हैं तो उसके लिए एक प्लान बनाते हैं, एक मिशन बनाते हैं। तो उस प्लान और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, उस प्लान का नाम था कैबिनेट मिशन। यह 14 मार्च 1946 को क्या हो गया, पारित हो गया। अब कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, कहां से आया है, पढ़ते हैं अपने कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, 14 मार्च 1946 को पारित होने के बाद यह 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। अब मैंने क्वेश्चन किया था कि कैबिनेट मिशन क्यों, कहां, कब से आया, तो कहां से आया ये तो पता चल गया। कहां से आया है कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन से आया है। क्यों आया है, भारतीयों को आजादी देने के लिए, संविधान सभा की स्वीकृति देने के लिए। और कौन कौन आए हैं, तो बात करते हैं इस कैबिनेट मिशन में। देखो दो वर्ड हमारे पास कैबिनेट मिशन, क्या है, एक कैबिनेट है और एक मिशन है। कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। तो ये तो जाहिर है कि इसके अंदर इंग्लैंड के या ब्रिटेन के जो भी मंत्री है वो शामिल होंगे। और दूसरा मतलब है इसका मिशन, मिशन का मतलब होता है कोई प्लान, मिशन का मतलब कोई होता है प्लान। तो पहले हम देखते हैं कि ये मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसके अंदर सदस्य आए थे, पहले तो थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस।
और ये कौन से पद पर थे? ये थे भारत सचिव के पद पर। कौन से पद पर थे? भारत सचिव। ये भारत सचिव के पद पर थे पैथिक लॉरेंस। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स ये थे व्यापार मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर। ये थे व्यापार मंत्री इंग्लिश सरकार में। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये थे नौसैनिक मंत्री, मतलब नौ सेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। क्लियर? तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को। कितने लोग आए? 3 लोग। कितने लोग आए? 3 लोग आए। और कौन थे? तीनों लोग थे पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है मेरे PKA। PKA मतलब समझे इसकी? PKA पक्का। ये भारत में क्या करने आया था? पक्का काम करने के उद्देश्य से आए थे कि भारतीयों को संविधान सभा की स्वीकृति देंगे। तो P का मतलब क्या है? पैथिक लॉरेंस। P का मतलब क्या रहेगा? पैथिक लॉरेंस। और K का मतलब है आपके पास क्रिप्स। इसको याद रखना, क्रिप्स से तो स्टीफर्ड क्रिप्स। और A का मतलब है एवी अलेक्जेंडर। तो कितने लोग आए? 3 लोग आए। क्यों आए? भारतीयों को संविधान सभा की स्वीकृति देने आए। और इनका क्या क्या है आंसर? कि पैथिक लॉरेंस भारत सचिव पद पर थे, स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री। क्लियर? हम बात करते हैं, ये तो थे कैबिनेट मंत्रिमंडल की। अब वर्ड आता अपने पास मिशन। इस मिशन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, ये तो श्योर है। तो इस मिशन का क्या उद्देश्य है? इसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था इसका, यहां लिख लेते अपने उद्देश्य कि इस मिशन के क्या उद्देश्य थे। पहला था संविधान सभा। पहला है संविधान सभा। और इसका दूसरा उद्देश्य है अंतरिम सरकार। दूसरा सदस्य क्या है? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। क्लियर? तो पहले देखते हैं संविधान सभा। संविधान का मैंने आपको अर्थ बताया था, ये क्या है? एक लीगल बुक है। क्या है? लीगल बुक। और दूसरी सभा। सभा के अंदर कौन आते हैं? लोग, यानी जनता। सभा में क्या होते हैं? लोग आते हैं, जनता आते हैं। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार के भारत को आजादी देने के बाद संविधान सभा को पारित, संविधान सभा बनने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन करना। तो पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा। अब संविधान सभा में लीगल बुक है, इस बुक को बनाने के लिए कौन होंगे? लोग। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि ये लोग कहां से आए? उस समय ये लोग कहां से आए? तो इस लोग ये कहां से आते हैं? ये लोग आते हैं चुनाव के माध्यम से। कहां से आते हैं? माध्यम से चुनाव से, माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। किस माध्यम से? चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। तो अब देखते हैं कि इनका चुनाव किस प्रकार होता है और कौन सी पद्धति के द्वारा होता है। बात करते हैं चुनाव की। उन लोगों का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य, 389 सदस्य। तो बात सोचने वाली है कि 389 सदस्य ही क्यों चुने गए? यार 390 कर देते, 400 कर देते, हमारे लिए तो याद करने का झंझट नहीं रहता। 389 है, 89 है, ये चुने गए। इसका भी कुछ रीजन है। इसका रीजन है इसका आधार। इसका क्या होता है? एक आधार होता है। कोई भी चीज होती है उसका क्या होता है? बेस होता है कि वो किस बेस पे टिकी है। तो इसका आधार था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, मतलब एक सीट होगी पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर आया। इसलिए उस समय की जनसंख्या के हिसाब से 389 सदस्य चुनाव के लिए नामित हुए, चुनकर आए। तो ये बात, जैसे आज की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आज हमारा क्या, कौन सा सदन है? लोकसभा। कौन सा सदन है? लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? 552। क्लियर? 552 अधिकतम सीट है, जिसमें से 545 वर्तमान में सीटें हैं। 545 वर्तमान सीटें। अब ये भी 545 सीट क्यों है? 600 क्यों नहीं हो सकती? इसका भी क्या है? एक आधार है। क्या आधार है इसका? इसका आधार है कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर, अभी तक इसी जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का डिवाइडेशन है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर अपने 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से ये सीटें चुनकर आती है। उसी प्रकार का
उस समय 389 सदस्य चुने गए इलेक्शन के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि ये 389 सदस्य का डिवाइडेशन किस प्रकार का था। 389 सीटें टोटल सीट थी अपने पास, 389 सीटें। क्लियर, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 389 में से 292 प्लस 4 टोटल सीट कितनी होगी अपने पास, 296 सीटें। क्लियर, ये 292 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत से। उस समय ब्रिटिश भारत प्रांत था, क्या था, ब्रिटिश भारत प्रांत, वहां से 292 सीटें थी और 4 सीटें थी चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी मान लो ये अपने जैसे 28 राज्य है और अब 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी। अब ये चीफ कमिश्नरी और दूसरे बचते हैं 93 सीट, ये थी देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। टोटल सीट है हमारे पास 389, उसमें से 292 सीटें ब्रिटिश भारत प्रांत से और 4 सीटें थी चीफ कमिश्नरी। अब ये 4 सीट तो बिल्कुल इजी है, ABCD पढ़ी है ना हमने, यही क्रम है ना शायद, ABCD, मैंने तो यही क्रम पढ़ा है, याद है ये तो। A का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, A का मतलब अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर, कहाँ है अपने, राजस्थान में। B का मतलब बलूचिस्तान, ये कहाँ है, पाकिस्तान में। आज के टाइम कहाँ है ये, पाकिस्तान में। उसके बाद में C का मतलब कुर्ग, ये कहाँ है आज के टाइम, कर्नाटक में, इंडिया में है। और D का मतलब दिल्ली, ये तो पता ही है, क्या बताऊँ इसके बारे में, ये लो ABCD याद। A का अजमेर मेरवाड़ा, B का बलूचिस्तान, C का कुर्ग, D का दिल्ली। क्लियर, ये 296 सीटें और ये 93 देसी रियासतें। अब क्वेश्चन आता है कि इनका चुनाव कौन से पद्धति से हुआ था। इनका चुनाव, एक बात ध्यान रख लेना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 चुनाव के आपने नाम सुने, इसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। यहाँ ये आप दिमाग में बात रख लो कि इन 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव, यहां 296 सीटों पर कोई इस प्रकार का चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। किस प्रकार का चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। और यहां क्या था, मनोनीत, नॉमिनेट, मनोनीत। अब इस स्टोरी को समझते हैं कि यहां तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था 296 सीटों के लिए और 93 सीटें थी मनोनीत। ये तो समझ में, अप्रत्यक्ष चुनाव हमारे, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसका आज उदाहरण है हमारी राज्यसभा। उसी प्रकार अप्रत्यक्ष चुनाव 296 सीटों पर। बात आती है मनोनीत, इन 93 सीटों को मनोनीत क्यों किया गया, क्योंकि देसी रियासतें उस समय रजवाड़े थे, तो उनको पता था कि अगर चुनाव हुआ तो राजाओं को कौन पूछेगा। तो राजाओं ने ब्रिटिश सरकार से पर अपना प्रेशर बनाया, अपनी अपील की कि हमारे द्वारा हम यहाँ से मनोनीत करेंगे, ताकि इन राजाओं की कुछ तो मर्जी चल सके, ये तो है ही है। तो यहां से इसलिए यहां पर मनोनीत की गई 93 सीटें। अब क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा में चुनाव किस प्रकार हुआ, तो अगर आंसर लिखा होगा अप्रत्यक्ष प्लस मनोनीत, तो पहला आंसर आपको यही लिखना होगा। क्या लिखना होगा उसका, अप्रत्यक्ष प्लस मनोनीत। क्या आंसर देना होगा उसका, अप्रत्यक्ष प्लस मनोनीत। अगर डायरेक्ट मनोनीत नहीं आता तो आप क्या कहोगे, अप्रत्यक्ष हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर, 389 सीटों में से 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव से और 93 सीटें हुई थी मनोनीत। अब ये 389 सीटें कहां से आई, ये पूरे भारत से आई, उस समय के ब्रिटिश भारत से। उस समय जो अलग अलग प्रांतें थी वहां से 1585 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए, 1585 सदस्य। उन 1585 सदस्यों के द्वारा ये 389 सीटें बांटी गई, निर्वाचित की गई 389 सीटें, जिसमें से 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और 93 सीटों पर क्या हुआ, मनोनीत हुए। और इसमें 292 का है ब्रिटिश भारत प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी ABCD, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, और 93 सीटें थी देसी रियासतें मनोनीत। अब इनके क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन के बाद इनका रिजल्ट किस प्रकार रहता है, किस वर्ग को कितना आता है, वो देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष सीटों का होता है 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो इन चुनाव को अपने देखते हैं कि चुनाव की सबसे पहले देखते हैं कि संप्रदाय के आधार पर, किस आधार पर, संप्रदाय आधार पर,
संप्रदाय आधार मतलब कोई जाति विशेष पर। क्लियर। उसके बाद में हम देखेंगे कि विशेष आरक्षण आधार पर आरक्षण, और उसके बाद में देखेंगे कि चुनाव के बाद का परिणाम। क्लियर। उसमें संप्रदाय आधार मतलब जाति विशेष, उस समय 3 ही संप्रदाय आधार पर बांटे थे। पहला था सामान्य, मुस्लिम और सिख। मुस्लिम और सिख के अलावा जितनी भी जातियां थी, जितनी भी कास्ट थी, वो कुछ में थी, सामान्य में थी। तो सामान्य को उस समय सीटें थी अपने पास 296 सीट। इनका रिजल्ट बताना है तो सामान्य को सीटें मिली 213, मुस्लिम लीग को 79 और सिख को मिली 4। टोटल सीट कितनी हो रही अपनी 296। ये तो थी संप्रदाय के आधार पर। अब विशेष आरक्षण मतलब विभिन्न वर्गों में जैसे बात आती है महिलाओं को, और अपने आरक्षण क्षेत्र है ये तो आप जानते हो, एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। महिलाओं को सीटें मिली थी, उसमें मिली 15, एससी को मिली 26 और एसटी को मिली 33। ठीक है। 296 सीटों में से 15 महिलाएं थी, 26 एससी के थे और 33 एसटी थे। अब चुनाव दल, एक दल था, दल को परिणाम के बाद क्या स्थिति, तो सबसे बड़ा दल था उसमें कांग्रेस। सबसे बड़ा दल था अपने पास कांग्रेस, उसके बाद में था मुस्लिम लीग। ये एक दल थे बड़े, मुस्लिम लीग, और उसके बाद में अन्य पार्टी, और एक होता है आपको पता है निर्दलीय। क्या होता है? निर्दलीय। तो कांग्रेस को सीटें मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73, अन्य पार्टी को सीट मिली 7 और निर्दलीयों को सीट मिली 8। काउंट कर लो, 8 7 15 3 18 और 8 26 का 6 असलाई 2 7 9 296। हुआ क्लियर कि संप्रदाय के आधार पर सबसे सीटें सामान्य को मिली 213, मुस्लिम लीग को 79 और सिख को मिली 4। ठीक है। ये मुस्लिम जाति थी। और यहां देखो मुस्लिम लीग, ये जरूरी नहीं थे कि सभी मुसलमान मुस्लिम लीग में थे। जो मुस्लिम जाति थी वो कांग्रेस में भी शामिल थे। महिलाओं को 15, एससी को 26, एसटी को 33। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य पार्टी को 7, निर्दलीय को 8। तो कहानी यहां आ जाती है, चुनाव हो गए। अब चुनाव होने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट को देखते ही मुस्लिम लीग को क्या लगा, एक बहुत बड़ा झटका लगा कि उसको पता चला कि तेरा तो कहीं भी संभावना कोई है ही नहीं कि मजबूती में दिखने के लिए। तो मुस्लिम लीग यहाँ से इसमें संविधान सभा में क्या कर देती है, इनकार कर देती है, शामिल नहीं होती है। मुस्लिम लीग पर कांग्रेस क्या होती है, यहाँ पर हावी होती है। कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग असफल हो जाती है कि उसको बहुत ही कम सीटें मिली। तो मुस्लिम लीग इस संविधान सभा से क्या हट जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, हटने के बाद 2 व्यक्ति हैं, उनकी कोटेशन देखते हैं अपने। उनकी कोटेशन क्या है, सबसे पहले कही थी बात ऑस्टिन ने एक बात कही थी कि कांग्रेस भारत है और भारत कांग्रेस है। कांग्रेस भारत है और भारत ही कांग्रेस है। इस रिजल्ट को देखकर ऑस्टिन साहब कहते हैं कि कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है, क्योंकि लगभग देखो 296 से 208 75% के लगभग तो कांग्रेस का ही कब्जा है। उसके बाद जेनिंग्स क्या कहते हैं, जेनिंग्स कहते हैं कि वकीलों के लिए स्वर्ग है, वकीलों के लिए संविधान सभा क्या है, स्वर्ग है। इसके ऊपर क्यों, इसके अंदर जितने भी मनोनीत हुए थे वो लगभग क्या थे, वकील ही वकील थे। तो यहाँ क्या हो जाता है कि मुस्लिम लीग यहाँ से इसमें शामिल होने से इनकार कर देती है। तो यहाँ इनका क्या बंटवारा क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जब भारत का बंटवारा हो जाता है उसके बाद ये 389 सीट रह जाती है, 299 सीटें। क्लियर। जब भारतीय संविधान सभा की समितियां बनेगी, उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस समय कितनी सीटें होगी, 299। तो देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि भारतीय संविधान सभा बनाने से पूर्व सबसे पहले टोटल सीटें कितनी थी, 389 389 सीटों पर चुनाव हुए। 389 सीटें टोटल थी, जिसमें 296 पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुए और 93 सीटें
पर मनोनीत किए गए थे। परंतु जब मुस्लिम लीग हट गई, बंटवारा हो जाता है, उसके बाद सीटें कितनी रह जाती है, 299 सीटें रह जाती है, जो संविधान सभा के अंदर अन्य समितियों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। और इसमें एक खास बात यह है कि इस संविधान सभा में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दो बड़े नेता इसमें शामिल नहीं थे। वे कौन कौन थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों ही संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ना तो महात्मा गांधी थे और ना मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि दोनों ही इस संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ये था कैबिनेट मिशन का एक प्लान कि इन्होंने एक कैबिनेट मिशन के प्लान के थ्रू इलेक्शन करवाए और एक संविधान सभा की एक कमेटी बनाई। तो यहाँ क्या बंटवारा होने के बाद हमारे पास कितने सदस्य आ गए, 299 सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के अंदर ये 299 सदस्य किस प्रकार से क्या क्या कार्य करते हैं वो देखते हैं। ये क्लियर हुआ ना कि टोटल शुरू में 389 सीट थी और बाद में कितनी है, बंटवारे के बाद 299 सीटें। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण में मुख्य तथ्य। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो उसमें मुख्य ये 4 तत्व निकल के आते हैं कि उसमें पहला उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसने रखा गया, समितियों की नियुक्ति व रिपोर्ट, कौन कौन सी समिति बनी और उसने क्या क्या रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद प्रारूप संविधान, संविधान का प्रारूप क्या रहा, और अंत में होता है कि संविधान को स्वीकृति कब मिली। ये 4 तथ्य अपने पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें। तो प्रथम बैठक की गई थी, प्रथम बैठक, पहली बैठक संविधान सभा की रखी गई वो थी 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पहली बैठक कब रखी गई, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ रखी गई, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय सभा, सेम कहते हैं सेंट्रल हॉल नई दिल्ली, केंद्रीय सभा नई दिल्ली में। और किस टाइम स्टार्ट किया गया, 11 बजे। यह बैठक स्टार्ट हुई समय सुबह के 11 बजे। और आज भी संसद का जो सत्र स्टार्ट होता है वो पहला समय 11 बजे से ही स्टार्ट होता है। और उसमें उपस्थित सदस्य थे, प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्य थे 207। उस समय टोटल सदस्य कितने थे अपने पास, बताना कमेंट बॉक्स में। उस समय टोटल सदस्य थे 299। कितने सदस्य थे, 299, क्योंकि वो हट चुके थे, मुस्लिम लीग हट चुकी थी, उसके बाद 299 सदस्य बचे थे, क्योंकि उस समय मुस्लिम सरकार, मुस्लिम लीग उस संविधान सभा में शामिल नहीं थी। 9 दिसंबर 1946 को 207। तो यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, कांग्रेस के वरिष्ठ क्या मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। इन्होंने क्या किया कि वरिष्ठता के आधार पर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया। इन्होंने वरिष्ठता के आधार पर मतलब अनुभव के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और उपाध्यक्ष थे प्रथम बैठक में एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब रखी गई, 9 दिसंबर 1946 को। कहां रखी गई, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय सभा नई दिल्ली में। सभा की बैठक स्टार्ट हुई समय सुबह 11 बजे। उपस्थित सदस्य थे उसमें 207। जेबी कृपलानी जी द्वारा वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बने। ये ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अब देखते हैं कि दूसरी बैठक कब और कहां होती। सेकंड बैठक, बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो सेकंड बैठक 9 दिन, दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को कहां रखी गई, सेम टाइम सेम जगह। सॉन्ग याद आ रहा है ना, सेम टाइम सेम जगह, वो नहीं, यहां सेम टाइम सेम जगह। क्लियर, सेम टाइम सेम जगह। तो अपना टाइम क्या था, 11 बजे। जगह कौन सी थी, इसकी जगह बात कर रहा हूं, सेंट्रल हॉल, पता है ना, सेंट्रल हॉल कहां, नई दिल्ली, सेंट्रल हॉल नई दिल्ली।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वहां थे टेम्परेरी अध्यक्ष, तो यहाँ पे हम बनाते हैं परमानेंट अध्यक्ष। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मतलब प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं अपने, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके साथ एक पद होता संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार ये थे बी.एन. राव, बेनेगल नरहरि राव, बी.एन. राव, ये एक आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, बी.एन. राव, बेनेगल नरहरि राव, ये था सेकंड बैठक में। अब बात आती है, अपनी स्टोरी चलती है थर्ड बैठक पर। कौन सी बैठक पर? थर्ड बैठक मतलब तीसरी बैठक। तो उसमें ही वही गैप 11 के बाद 2 दिन बाद कब रखी गई? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, वहीं सेंट्रल हॉल 11 बजे। यहाँ क्या होता है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है यहाँ पे? उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? और ये क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है? संविधान सभा में पारित। क्लियर? रखा गया 13 दिसंबर 1946 को और पारित हो जाता है 22 जनवरी 1947 को पारित। ये उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें उद्देश्य में क्या होते हैं? उद्देश्य में ये होता है, उद्देश्य प्रस्ताव में था लोकतंत्र, मुख्य मुख्य बातें आती है गणतंत्र, और उसके बाद में आती है संप्रभुता। ये क्या होते हैं? इनके मीन्स है लोकतंत्र, जहां जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर शासन चलाते हैं, वो होता है लोकतंत्र। गणतंत्र वो होता है जहां वसानुगत शासन नहीं होता, कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते, वहां एक लोगों के द्वारा चुना हुआ ही लोकतंत्र चलता है। और संप्रभुता, ये बहुत बड़ी बात होती है। संप्रभुता वह होती है कि किसी भी देश के आंतरिक व बाह्य डिसीजन अपनी इच्छा के अनुसार लिए जाए, न कि किसी के प्रेशर में लिए जाए, तो वह देश क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें थी। तो यहाँ तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाते हैं? पारित हो जाते हैं। तो इस प्रकार संविधान सभा की ये चलती रही, बैठकें चलती रही। तो अब हम बात करते हैं आगे। हमारे पास देखो, हम सबसे पहले क्या थी हमारे पास? संविधान सभा। तो सबसे पहले थी हमारे पास संविधान सभा। क्लियर? फिर संविधान सभा के बाद हमने क्या करवाए? चुनाव करवाए। क्या करवाए जी? चुनाव हुए, इलेक्शन हुए। कितनी सीटों पे हुए थे स्टार्ट में? 389 टोटल सीटें थी, 296 पर अप्रत्यक्ष, 93 मनोनीत, और बंटवारे की बाद सीटें कितनी रहेगी? 299। तो यहां से चुनाव हुए, तो चुनाव में से क्या निकल के आए? सदस्य। कितने सदस्य? लोग चुनकर आए अपने 299। कितने सदस्य आ गए हमारे? 299 बंटवारे पर। चुनाव होने के बाद सदस्य आ गए। अब इनकी क्या बनाए जाएंगे? जो लोग आए हैं, जो सदस्य आए हैं, इनके द्वारा क्या बनाई जाएगी? कमेटी। अब संविधान सभा की यही बात हमने की कि संविधान, उस लीगल बुक बनाने के लिए हमने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, उसके हमने क्या करवाए? चुनाव करवाए, वहां से सदस्य निकल कर आए। अब ये सदस्य मिलकर अलग अलग प्रकार से, मतलब संविधान क्या बताया था मैंने उस दिन? लीगल बुक। लीगल बुक। अब देखो, कोई भी किताब है उसको निर्माण करने के लिए कमेटी होती है। जैसे आप कोई भी बुक देख लो, 9th की, 10th की, 11th 12th जो हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि उस कमेटी में एक कमेटी बनाई जाती है, उसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरे उसके सह संयोजक होते हैं, और लेखकगण के साथ सदस्य होते हैं। उन्हीं प्रकार इन 299 सदस्यों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग कमेटी का इनको क्या दे दिया? दायित्व दे दिया कि तुम इस प्रकार की कमेटी बनाओगे, तुम ये कमेटी बनाओगे। तो अब हम देखते हैं कि ये 299 सदस्य उस किताब को बनाने के लिए इसमें कौन कौन से विषय समाहित करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वो विषय। तो संविधान सभा में समितियां बनती है। संविधान सभा में समितियां, संविधान सभा में समितियां, ये लगभग हमारे पास इसमें बताया गया है, अलग अलग बुक में 22 to 24 समितियां बताई गई है। ठीक है, इसमें समितियां बनी है जो 22 + 2 24। तो इन समितियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है विषय समिति और दूसरा है
प्रक्रिया समिति। क्लियर? एक विशेष समिति और एक प्रक्रिया समिति। अब इस विशेष समिति में काफी विषय आते हैं, वो विषय देखते हैं। तो पहली है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, और इसी के साथ है संघ विषय समिति। संघ विषय समिति, इन दोनों के अध्यक्ष है पंडित नेहरू। ठीक है, याद रखना, संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति के अध्यक्ष है पंडित नेहरू। उसके बाद हम बात करते हैं, ये संघ है, अब हम बात करते हैं राज्य, या उसको कहते हैं प्रांत। प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति, और दूसरा है प्रांत विषय समिति। प्रांत विषय समिति, इन दोनों के अध्यक्ष है डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। हम क्या कहेंगे, डॉक्टर नहीं, सॉरी, सरदार पटेल। इसके अध्यक्ष है सरदार पटेल। ठीक है, संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति पंडित नेहरू के पास, राज्य प्रांत संविधान समिति सरदार पटेल के पास, प्रांत विषय समिति सरदार पटेल के पास। उसके बाद में एक आती है मूल अधिकार, मूल अधिकार समिति, और एक आती है अल्पसंख्यक। पटेल जी लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों भी किसके पास थी? सरदार पटेल के पास थी। किसके पास थी? सरदार पटेल के पास थी। ठीक है, तो मूल अधिकार की जो उप समिति है, उप समिति के अध्यक्ष होंगे जेबी कृपलानी। उप समिति के हैं जेबी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की जो उप समिति है उसके एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक के हैं एच.सी. मुखर्जी। ये मुख्य मुख्य थी इसकी विशेष समितियां, और भी बहुत है, पर प्रक्रिया समिति में हम देख लेते हैं एक संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी समितियां। अब इनमें एक मुख्य समिति आती है, वो है अपनी प्रारूप समिति। उस समिति का नाम क्या है? प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति क्या है, कितने इसमें सदस्य हैं। तो अपना चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन प्रेस करे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रारूप समिति, संविधान सभा का पार्ट नंबर 3।